हाँ तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स में बता देता हूँ। सपोज अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसका एन ए बी 14 रुपीज़ है, ठीक है। तो और उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो आपका जो 10 रुपया है वो आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और बाकी का जो 4 रुपया है वो जाएगा आपके किस में, प्रीमियम रिजर्व वाले इसमें जाएगा, बैलेंस में, ठीक है। अभी मान लो आपका जो 14 रुपीज़ का एन है वो मान लो 17 रुपीज़ ग्रो कर जाता है, ठीक है। जो आपने 14 रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं वो उसका 17 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो 14 पे कितने कमाया, 17 रुपये। तो कितना कमाया म्यूचुअल फंड ने, 3 रुपये एक्स्ट्रा कमाए। तो ये 3 रुपये जो है यही वो क्या कर सकता है, ये 3 रुपये में से ही वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, एंड 14 रुपीज़, ठीक है। तो ये 14 रुपीज़ पे जो गेन उसको हुआ है, समझ में आ रहा है आपको। तो जो उस पे जो गेन जो हुआ है उसमें से ये कर सकते हैं, ये प्रीमियम जो, ये बैलेंस जो है, जो 4 रुपये अपने रिजर्व में जो रखे थे वहाँ से वो उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकता है वो। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करेगा, वो जो भी गेन हुआ है, गेन या प्रॉफिट जो होगा ना, उसमें से ही वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है व्हाट इज एम टी एम, मार्क टू मार्केट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है गाइस। तो द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एट इट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट इन म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक एम टी एम करके कॉन्सेप्ट होता है, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट ये उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो सिक्योरिटीज़ जो होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड उनको वैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो जो भी उस क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का, उसका मार्केट वैल्यू निकालना यू कैन से, और द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग दो सिक्योरिटीज़ उसको एम टी एम बोलते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्यों है ये, तो उसके तीन है। एक तो आपको एसेट्स का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है, और MTM help investor buy and sell units of the scheme at a true and a fair price, है ना। और NAV डिसाइड करने में मदद करता है बहुत। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा क्या है, NAV प्रोडिक्शंस के लिए काम आता है। तो आपको पता चलेगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड जो होल्ड करता है सिक्योरिटीज़, उनका मार्केट में वैल्यू गिर रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो MTM जो कॉन्सेप्ट है वो NAV कैलकुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। फिर है 7th नंबर का है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज टू म्यूचुअल फंड स्कीम एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब ये आपका पैसा जो मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो पैसा चार्ज करती हैं वो कितना चार्ज करती हैं और कितने तक चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है TER मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, एक तो ऑफिस का रेंट, है ना। आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो आपके लिए काम कर रहा है वो किसी ऑफिस में तो काम करेगा, तो ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉय का सैलरी, है ना। और जो लीगल और ऑडिट करने की जो फीस है वो है, सॉफ्टवेयर चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन एक्सेट्रा, ऑल दोस थिंग्स, ऑल द चार्जेस यू हैव टू बियर इट। तो मैंने एक क्वेश्चन याद है आपको इसके स्टार्टिंग में पूछा था कि इनिशियल में कौन ये सब खर्चों को सहन करता है, तो वो है AMC, फंड हाउस। पर वो पास ऑन किया जाता है बाद में किस पे, इन्वेस्टर्स पे, ठीक है। तो जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, अगर AUM का, AUM क्या होता है अभी, AUM इज़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अगर आपका म्यूचुअल फंड हाउस है और उसका AUM मान लो 0 से 500 करोड़ है, तो उसका TER मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2.25। वो उससे ज़्यादा चार्ज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अपर लिमिट डाल दिया 2.25, और अगर 500 से 750 करोड़ है तो 2%, और 750 से 2000 करोड़ है तो 1.75, ठीक है। और जैसे जैसे ये AUM बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो कम होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका AUM 50,000 करोड़ से ऊपर है तो आप पे जो कैप लगाया है वो है 1.05%। ठीक है, तो ऑब्वियसली गाइस अगर एक ऑफिस है, एक ऑफिस में से आप कितने भी शेयर बाय सेल कर सकते हो, है ना। तो आप ऑब्वियसली आपका AUM अगर बड़ा रहेगा तो आपके एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि आपका एक्सपेंस तो लिमिटेड है ना। आपका साइज बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, AMC का भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, उनका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड है एग्जिट लोड। अच्छा, अभी ये एग्जिट लोड क्या होता है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ AMC या कुछ म्यूचुअल फंड एक एग्जिट लोड लगाते हैं कि आप इतने टाइम पीरियड तक पैसे नहीं निकाल सकते, अगर आप निकालते हो तो यू हैव टू पे सर्टेन परसेंटेज एज ए फ़ी। ओके, किसी किसी में एग्जिट लोड ज़ीरो होता है, किसी किसी में कुछ परसेंटेज तक रहता है। ठीक है, ओके। फिर है व्हाट इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, एंड व्हेन इट इज़ लाइव्ड। तो गाइस अभी जैसा आपको पता होगा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, तो जो म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस पर टैक्स कैसे लगाया जाता है ना। तो गाइस इसमें है आपका, अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है ना, आपकी टाइप ऑफ स्कीम है, ओनली इन डिविडेंड ऑप्शन में बता रहा हूँ मैं। इक्विटी वाला अगर आपका स्कीम है तो आपको क्या लगेगा, 10% लगेगा डिविडेंड पे, प्लस 12% सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% सेस लगेगा। तो इफेक्टिवली आप पे कितना टैक्स लगेगा, 11.60% टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आपको डिविडेंड का 100 रुपीज़ आता है तो 11.60 विल गो टू द गवर्नमेंट। ओके, अगर डेट का है आपका तो 25% प्लस 12% सेस प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो आपका जो इफेक्टिव आता है वो आता है 29%, जो बहुत हाई है। ठीक है, तो आपका मतलब 100 रुपये का अगर डिविडेंड आ रहा है तो आपका 29 रुपीज़ तो क्या हो जाएगा, टैक्स में कट जाएगा, और आपको कितना मिलेगा, 71 आपको मिलेगा। ओके, अब बाद में व्हाट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड व्हेन इट इज लाइव्ड। मतलब जब आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कोई शेयर को बाय सेल करता है तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, STT जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वो कितना लगता है, इक्विटी शेयर पे देख लो, डिलीवरी वाले पे है तो 0.10 लगता है, और अगर ये ट्रेडिंग वाला है तो 0.025। ठीक है, ओके, तो ये इस हिसाब से लगता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेज फ्रॉम AMC से अगर ख़रीदता है तो नील लगता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड ETF सेल ये सब में 0.001 लगता है। ठीक है, तो ये कुछ चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं जो आपको बाय सेलिंग पे लगते ही लगते हैं। ठीक है, अगर गाइस आपने किसी ने भी कभी कोई शेयर ख़रीदा हो थ्रू योर डीमेट अकाउंट, तो उसका जो बिल आता है ना, बिल जनरेट जो होता है उसको आप पढ़ना कभी, तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे चार्जेस भी ऐड होते हैं उसमें। ठीक है, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि हम लोग का ट्रांजेक्शन कितना होता है, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए, तो उनके सामने बहुत छोटा सा अमाउंट दिखता है। पर ये म्यूचुअल फंड्स का जो AUM होता है करोड़ों में होता है। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस हैं वो थोड़ा दिखते हैं। ठीक है, लैक्स में रहते हैं टैक्सेस। अब व्हाट इज़ कैपिटल गेन टैक्स। अभी ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जो भी आपने मान लो 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा, उसका वैल्यू 110 हो गया, तो जो एक्स्ट्रा जो आपने 10 रुपीज़ जो कमाया है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, अभी वो कितना लगता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अभी जैसे अभी जैसे मान लो आपने 1 साल से पहले बेच दिया, 1 साल से कम होल्ड किया है, तो वो काउंट किया जाएगा शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में जो इक्विटी में जो लगता है टैक्स वो लगता है 15%, और लॉन्ग टर्म में लगता है 10%। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि इफ़ यू होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लॉन्ग टर्म है
तो अप टू 1 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर 10% लगेगा। पर इन जनरल शॉर्ट टर्म में 15% लगता है, और लॉन्ग टर्म में अगर आपने होल्ड किया है तो 10% टैक्स लगता है उस पर। ओके, फिर है 11 नंबर का, व्हाट इज़ द रेट एट विच कैपिटल गेन टैक्स इज लाइव्ड ऑन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, अगर शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड के यूनिट आप होल्ड करते हो तो जो कैपिटल गेन जो होता है उसमें वो होता है 15%। ठीक है, और अगर आप 1 साल से ऊपर करते हो तो 10% लगता है, पर 1 लाख तक की उस पर बेनिफिट है, मतलब 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर आपको 10% से चार्ज होगा। ठीक है, फिर है गाइस आपका हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। ठीक है, एज पर बजट 2018। तो जो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है टैक्स, वो कैसे म्यूचुअल फंड पे अप्लाई किए जाते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अभी जो बजट जो आया था 2018, उसमें एक्चुअली में पहले जो था लॉन्ग टर्म टैक्स होता ही नहीं था। ठीक है, वंस 1 साल से ऊपर आप कोई सिक्योरिटी होल्ड करते हो तो वो टोटली टैक्स फ्री रहता था। पर भी 2018 में जब बिल पास हुआ तो उसमें एक 10% का टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। पर एक इन्वेस्टर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख तक का जो अमाउंट है उसको टैक्स फ्री कर दिया, उसके ऊपर आपको 10% का ये लगा टैक्स पे करना रहेगा। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में आपको 15% ही देना है। ठीक है, उसमें कोई नहीं था, सिर्फ लॉन्ग टर्म में आपको 10% देना था। ठीक है, और व्हाट इज़ इंडेक्सेशन। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है गाइस, ये मेनली इक्विटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये डेट में होता है कॉन्सेप्ट, और रियल स्टेट में एक बहुत प्रिवेलेंट है ये ऑप्शन इंडेक्सेशन। ठीक है, तो इंडेक्सेशन होता क्या है, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। इंडेक्सेशन इज डिफाइंड एज एडजस्टिंग द परचेस प्राइस ऑफ आवर एसेट्स to reflect the impact of inflation, and the capital are taxed accordingly. The purpose is to enable you to pay lower tax by using indexation facility. ठीक है, अभी गाइस अच्छा इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर वी विल सी वन एग्जांपल। सपोज आपने कुछ घर एक ख़रीदा है जिसका आज का वैल्यू है, जब आपने ख़रीदा है आज, उसका वैल्यू है 50 लाख रुपीज़। ठीक है, अभी मान लो 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद वो घर का वैल्यू हो जाता है सपोज 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, 1.5 करोड़ हुआ। तो आपको टैक्स कितने पे करना रहेगा, 1.5 करोड़ पे, क्योंकि वो कैपिटल गेन है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हाँ यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इंडेक्सेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन जो इतने टाइम में बढ़ा है 20 साल में, उसको भी यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सपोज़ मान लो ये 20 साल का जो वो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है उससे आप कैलकुलेट करते हो, तो सपोज़ आपका आता है सब मिला के मान लो 100% आता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका जो 50 लाख का जो अमाउंट है उसको आज की वैल्यू में कंसिडर किया जाएगा विथ इन्फ्लेशन बढ़ा के, तो सपोज मान लो आता है 1 करोड़। ठीक है, तो अभी आपको जो टैक्स पे करना रहेगा वो 2 करोड़ माइनस 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ पे टैक्स पे करना रहेगा। ठीक है, तो आपका फ़ायदा क्या हुआ इसमें, इंडेक्सेशन की वजह से आपका टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इसमें। अभी मान लो आपका ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और रिडीम जो आपने किया उसका वैल्यू है 1,15,000। ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है, अब मान लो 2015-16 में कितना था 254, और 2018-19 में कितना था 280। तो इससे जो आपका जो आएगा वैल्यू वो आ रहा है 110236, मतलब जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख, उसको 1 लाख नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा
236, ठीक है। और अभी जो कैपिटल गेन है वो भी आपका कम हो जाएगा और टैक्स उस पर लगेगा आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडेक्सेशन से आपको फ़ायदा होता है। अभी गवर्नमेंट हर जगह ये वाला ऑप्शन नहीं देता है, ये मेनली रियल स्टेट और डेट फंड में आपको इसका एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अभी हम इसका समरी देख लेते हैं कि एनएवी क्या होता है। एनएवी क्या होता है? एसेट्स में से नेट एसेट क्या होता है? एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो, ठीक है। और एनएवी कैसे कैलकुलेट की जाती है? नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अभी एनएवी कब कैलकुलेट की जाती है? एट द एंड ऑफ एवरी बिजनेस डे या मार्केट डे, ठीक है। फिर है डेली चेंज इन एनएवी, इट इंडिकेट अ राइज और डिप इन द प्राइस ऑफ एसेट्स। अच्छा, एनएवी अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका नेट एसेट का वैल्यू ऊपर जा रहा है, और अगर एनएवी नीचे जा रहा है इसका मतलब नेट एसेट्स का वैल्यू नीचे जा रहा है, ठीक है। जो शेयर ऊपर नीचे जो जाते हैं, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं, उस हिसाब से एनएवी ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। फिर है द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग, उसको क्या बोलते हैं? मार्क टू मार्केट। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कलेक्ट करता है फ्रॉम द इन्वेस्टर टू मैनेज देयर मनी। डीडीटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एसटीटी क्या होता है? ये भी एक टैक्स होता है ट्रांजैक्शंस पे जो लगते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? आपने जो प्राइस में ख़रीदा और आपने उसको 100 रुपीज़ का प्राइस में ख़रीदा, 150 का बेच दिया, तो जो इन डिफरेंस जो है उनका 50 रुपीज़ का, दैट इज़ योर कैपिटल गेन, ठीक है। अभी इंडेक्सेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट करके क्या किया जाता है? आपका जो ओरिजिनल प्राइस है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि आपका जो कैपिटल गेन है वो कम आए, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़े। ओके गाइस, तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एनएवी, एनएवी क्या होती है? गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। प्लीज़ आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एनएवी। एनएवी क्या है? टू कैलकुलेट द एनएवी विच वैल्यू ऑफ लिस्टेड एंड ट्रेडेड इक्विटी शेयर इज़ कंसिडर्ड, ठीक है। थर्ड नंबर है एनएवी इज़ कैलकुलेटेड, कब किया जाता है? डेली चेंजेस एनएवी में जो आते हैं डिप और राइज, वो क्यों आते हैं, ठीक है। फिर द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग, वैल्यू जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एसटीटी इज नॉट लाइव, ठीक है। रेट एट विच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स्ड ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट। लॉन्ग टर्म में कैसा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेड ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट इज टैक्स 10% आफ्टर एन एग्जेम्पशन ऑफ 2,50,000। ये बात सही है कि नहीं? तो गाइज आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस।